हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज का जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर में जनरेशंस क्या होती है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज स्टेप इन टेक्नोलॉजी। देखिए, जो जनरेशन है वो उसे कंप्यूटर में हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कहेंगे। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क It provide a framework for the growth of computer industries. Originally, the term generation was used to distinguish between varying hardware technology, but it has now been extended to include both hardware and सॉफ्टवेयर दैट टुगेदर मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर जनरेशन्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को जनरेशन्स में यहाँ डिवाइड किया गया है। कुछ पीरियड लिमिटेड यहाँ पे डिवाइड करी गई है कि इस जनरेशन्स में ये टेक्नोलॉजी में एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर में क्या एडवांसमेंट आई और सॉफ्टवेयर में क्या एडवांसमेंट आई। तो कंप्यूटर जनरेशन्स में हम यही पढ़ेंगे। There are total 5 computer generations known till today। देखो, आज तक जो हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ते हैं वो 5 जनरेशन पढ़ते हैं। Below we describe and each generation along with identifying characteristics। देखिए, नीचे जनरेशन्स के बारे में डिटेल में दिया गया है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। There is a certain amount of overlap between different generation. The approximate period shown against each are normally accepted। देखिए, जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई थी उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उस टाइम कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी थी गणनाओं करने के लिए। तो जो पीरियड यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, जो भी उनका पीरियड है, जैसे अगर फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो रही है उसका पीरियड और जो सेकंड जनरेशन का जो पीरियड है उसमें जो हार्डवेयर में एडवांसमेंट हुई थी और सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट हुई थी। एडवांसमेंट मींस जो प्रीवियस कंप्यूटर थे, जो प्रीवियस जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उनमें क्या फ़ीचर होते थे और जो उससे लेटेस्ट जनरेशन आती थी तो उसमें क्या बदलाव या क्या एडवांसमेंट फ़ीचर आते थे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर जनरेशन यू विल कम अक्रॉस सेवरल न्यू टर्मिनोलॉजी एंड कंप्यूटर jargons that you may not be able to understand properly। देखिए, इस ये जो स्टेप्स बताए गए हैं इसमें यही बताया गया है कि टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुआ था उसके बारे में। तो हम पहले जो जनरेशन्स का पीरियड बताया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 5 जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और इसी तरह फिफ्थ जनरेशन। तो पहली जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटर थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द अर्ली कंप्यूटर्स। देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC 1 एंड IBM 701, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। फर्स्ट जनरेशन को जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है 1942 से लेकर 1955, 1942 से 1955 के बीच में जो बीच के पीरियड के जो कंप्यूटर थे उसमें ये कंप्यूटर मुख्यतः थे। ENIAC, EDVAC, EDSAC,
यूनिवैक 1 एंड IBM 701। ये 1942 से लेकर 1955 के बीच में जो कंप्यूटर यूज़ किए गए हैं और इन्हें हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहते हैं। दीज मशीन एंड अदर ऑफ देयर टाइम यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम्स ट्यूब्स। ये जो कंप्यूटर थे जो मैंने आपको नाम बताए हैं उसमें जो हार्डवेयर था, जो उसमें कंपोनेंट लगे हुए थे, वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपोनेंट लगे हुए थे। तो मैं वैक्यूम ट्यूब्स भी आपको दिखाऊंगा। ए वैक्यूम ट्यूब्स सी फिगर 1.1 वाज ए फ्रेगल ग्लास डिवाइस। एक ग्लास की तरह का डिवाइस होता था। आपने भी देखा होगा जब 1980 या 82 के टाइम्स हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस देखे थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। उस टाइम जो हमारे घर में डेक वगैरह या साउंड स्पीकर सिस्टम होता था, उसको जब प्लेट्स देखते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी। तो सेम ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें सभी में ये वैक्यूम ट्यूब डिवाइस लगा हुआ था। वैक्यूम ट्यूब वाज ए फ्रेगल ग्लास डिवाइस मींस वैक्यूम ट्यूब ए फ्रेगल ग्लास डिवाइस मीन वो अगर उसको ज़्यादा मतलब लोड पड़े तो वो ख़राब भी हो जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बल्ब लगे हुए होते थे, जैसे हम बोलते थे 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, तो इसी तरह का ये वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। विच यूज्ड फिलामेंट्स एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिग्नल्स के द्वारा जो डाटा ट्रांसफ़र होता है या सिग्नल्स के द्वारा जो कंप्यूटर सिस्टम के जो सिस्टम कंपोनेंट्स से वर्क करते हैं, तो उन कंपोनेंट को वर्क करवाने के लिए जो हार्डवेयर डिवाइस होते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। इट वाज द ओनली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस अवेलेबल इन दोज टाइम। ये उस समय के 1942 से 1955 के बीच में ये ENIAC, ADSAC, यूनिवैक 1 एंड IBM 701 के जो कंप्यूटर थे, इन डिवाइस में एज ए डाटा ट्रांसफ़र के लिए या सिस्टम वर्किंग के लिए जो हार्डवेयर कंपोनेंट थे ये मैक्सिमम जो वैक्यूम ट्यूब्स के बने हुए होते थे और उस समय के ये फास्टेस्ट डिवाइस थे ये। These vacuum tubes computer could perform computation in milliseconds and were referred to as first generation computer। देखिए ये उस समय में जो गणनाएं की जाती थी, जो हम कैलकुलेशन करते थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन करते थे। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपका जमा करना है, माइनस करना है, प्रोडक्ट निकालना है, डिवीज़न करना है, तो ये इन्हीं कंपोनेंट से डाटा प्रोसेस करके इनकी कैलकुलेशन की जाती थी और उनका मिली सेकंड्स में इसका हमें स्पीड में आंसर या रिजल्ट दिखाई देता था। देखिए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलोज। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कैसे थे, तो दे वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम। अगर 1942 से लेकर 1955 की बात करें तो उस टाइम के जो कंप्यूटर थे उस टाइम में ये वैक्यूम ट्यूब जो थी ये इसके द्वारा कैलकुलेशन की जाती थी। तो उस समय के फास्टिंग डिवाइस थे। दे वर टू बल्की इन साइज रिक्वायरिंग लार्ज रूम्स एंड इंस्टॉलेशन। देखिए ये जो कंप्यूटर थे इनको रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए था, यहाँ तक कि बड़े बड़े रूम्स होते थे वहाँ पे ये इंस्टॉल किए जाते थे। दे यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट एमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड वरंट आउट फ्रीक्वेंटली। देखिए और जो वो रूम्स में रखे जाते थे कंप्यूटर, तो उसमें एज ए हार्डवेयर जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और कई बार वो जल भी जाते थे। आपने देखा होगा जो अगर मान लो 100 वाट के बल्ब अगर कमरे में 10 या 15 कट्ठे लगा दिए जाएं तो वो कमरे में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा कर देंगे।
अगर आप कंपेयर टू अगर ट्यूब लगी है रूम में और 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है तो जो बल्ब होगा तो वो हीट जनरेट करता है। तो इसी तरह जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उस टाइम में जो जो डाटा ट्रांसफ़र होता था या जो एज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते थे। तो जब ये काम करते थे ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और उनके लिए ये कंडीशंस कमरे बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। ईच वैक्यूम ट्यूब्स कंज्यूम्स अबाउट हाफ ए वाट ऑफ पावर। जो हर एक वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जो हाफ वाट का पावर कंज्यूम करती थी। सिंस ए कंप्यूटर टिपिकली यूज्ड मोर देन 10,000 वैक्यूम ट्यूब्स, पावर कंजप्शन ऑफ दीज कंप्यूटर वाज वेरी हाइज। तो अगर उस टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, अगर एक कंप्यूटर को लगाया जाता था तो 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था जो कि काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी। एज वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड फिलामेंट्स दे हैड ए लिमिटेड लाइफ्स। देखिए फिलामेंट्स का मतलब होता है कि तंतु। अगर आपने 100 वाट का बल्ब देखा होगा तो 100 वाट के बल्ब को अगर आप देखेंगे बीच में एक ऐसी वायर सी लगी हुई होती है, तो वही उसी में ही प्रकाश बाहर निकलता है। तो सेम वही चीज़ वैक्यूम ट्यूब्स में होती थी, वो ग्लास की बनी हुई होती थी और बीच में उसमें एक तंतु जैसा होता था जो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के बाद कई बार वो बर्न मतलब जल भी जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स। ड्यू टू लो मीन टाइम बिटवीन फेलियर दीज कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड कंस्टेंट मेंटेनेंस। और इस तरह के कंप्यूटर्स कई बार वैक्यूम ट्यूब जलने के कारण तो इनके मेंटेनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। In these computer, thousands of individual components were assembled manually by hand into electronic circuit. Hence, commercial production of these computer was difficult and costly. देखिए ये जो कंप्यूटर थे मैनुअली इंस्टॉल किए जाते थे और जिनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और इस करके जो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जब यूज़ किए जाते थे तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी कॉस्ट लगती थी क्योंकि वो मैनुअली हैंड जो मैन होते थे आदमी होते थे वो खुद तैयार करते थे उनको, और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट और टाइम भी लगता था। Since these computers were difficult to program and use, they had limited commercial use. तो इस तरह के कंप्यूटर जो कमर्शियल यूज़ के लिए काफ़ी कम यूज़ किए जाते थे क्योंकि उनको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम्स और कॉस्ट वगैरह लगती थी। तो सेकंड है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन में जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, और सॉफ्टवेयर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जो कि एक आम इंसान उसको जो मशीन लैंग्वेज थे वो नहीं लिख सकता था। तो कुछ गिने चुने लोग ही थे जो मशीन लैंग्वेज के द्वारा कंप्यूटर के प्रोग्राम को प्रोग्राम करता था। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से लेकर 1964। तो ये जो सेकंड जनरेशन का पीरियड है वो 1955 से 1964 है। तो जॉन बार्डीन, विलियम शोकले एंड वाल्टर ब्रेटन इन्वेंटेड ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। देखिए ये जो मैंने ऑथर बताए जॉन बार्डीन, विलियम शोकले एंड वाल्टर ब्रेटन इन्वेंटेड ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड ट्रांजिस्टर। देखिए हम कंपेयर करेंगे सभी जनरेशन में आपस में, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स बनी थी और सेकंड जनरेशन में ये जो मैंने नाम बताए इन लोगों ने डाटा ट्रांसफ़र के लिए या सिग्नल कंप्यूटर के सिग्नल ट्रांसफ़र के लिए जो डिवाइस तैयार किया उसे नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। मैं इसका फिगर में भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा, तो उसकी फ़ोटो नीचे आएगी। तो
एट बेल लेबोरेटरीज इन 1947 में। ट्रांजिस्टर सून proved to be a better electronic switching device than vacuum tubes due to their following properties। और जो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में इन्वेंट किया गया वो कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब काफ़ी अच्छा साबित हुआ। तो उसमें क्या क्या फीचर थे तो वो हम पढ़ेंगे। दे वर मोर रगड एंड ईजियर टू हैंडल दैन ट्यूब सिंस दे जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल रैदर देन ग्लासेस। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो ग्लासेस की बनी हुई होती थी, तो कई बार उनको लगाते लगाते वो टूट भी जाते थे या कई बार वो जल भी जाते थे। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बनाया गया। तो ट्रांजिस्टर कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स के काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो ऐसे अगर उनमें छोटी मोटी वोल्टेज से वो जलने वाले नहीं होते थे। तो इसको ये बताया गया है। दे वर हाईली रिलायबल एज कम्पेयर टू ट्यूब्स सिंस दे हैड नो पार्ट्स लाइक ए फिलामेंट्स दैट कुड वरंट आउट। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होते थे उनमें जो बीच के उन ट्यूब्स या ग्लासेस में जो तंतु लगा होता था वो ट्रांजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो तंतु होता था तो कई बार वो जल जाते थे, तो उस जैसा ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो ट्रांजिस्टर में इस तरह का वो तंतु वाला रोल कुछ नहीं था। दे कुड स्विच मच फास्टर ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर देन ट्यूब्स। तो ये जो ट्रांजिस्टर थे ये 10 टाइम फास्टर थे वैक्यूम ट्यूब से। एंड स्विचिंग सर्किट मेड ऑफ ट्रांजिस्टर कुड ऑपरेट मच फास्टर देन देयर काउंटर पार्ट्स मेड ऑफ ट्यूब्स। तो जो गणनाएं के लिए जो प्रोसेसिंग या सिग्नल्स जो कंप्यूटर सिस्टम के वर्क करते थे कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स के, वो काफ़ी फास्टिंग में डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट दिखाते थे। दे कंज्यूम्स ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय ट्यूब्स। तो इसमें ये कंपेयर करके बताया गया है जहाँ वैक्यूम ट्यूब्स अगर 10वां हिस्सा पावर में खींच रही है तो जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसका एक ही हिस्सा पावर कंज्यूम करता था। अगर मैं ऐसे बताऊं, अगर वैक्यूम ट्यूब अगर 100% पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर जो थे वो 10% ही पावर को कंज्यूम करते थे, बिजली की खपत उससे कम होती थी। दे वर मच स्मॉलर देन ए ट्यूब्स, और ट्यूब से वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। दे वर लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, और बनाने के लिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती थी। दे डिस्पेटेड मच लेस हीट एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, और जो वैक्यूम ट्यूब्स हीट प्रोड्यूस करते थे उस तरह की हीट प्रोड्यूस नहीं करते थे। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो यही बताया गया है कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिस्टर लिस्टेड अबव दीज कंप्यूटर वर मोर पावरफुल, मोर रिलायबल, लेस एक्सपेंसिव, स्मॉलर एंड कूलर टू ऑपरेट देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे काफ़ी कम कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी कम खर्चे में बन जाते थे, काफ़ी कम वोल्टेज कंज्यूम करते थे, और जो हम कैलकुलेशंस या जो हम रिजल्ट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। दे यूज्ड मैग्नेटिक ट्यूब्स कोर फॉर मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी, जैसे मेन मेमोरी हम जहाँ से डाटा सीपीयू के लिए जाता है और सीपीयू उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दिखाता है, तो उस टाइम की जो मेन मेमोरी के लिए जो डिवाइस यूज़ की गई थी, दे यूज्ड मैग्नेटिक कोर फॉर मेन मेमोरी एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप एज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो देखिए उस टाइम जो मेमोरीज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जाती थी उसे मैग्नेटिक कोर कहते थे, और
और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता था। जो जो मैग्नेटिक डिस्क में हम रेंडमली डाटा एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, सेम उसी तरह से सेकंड जनरेशन में भी ऐसा ही था। पंचड कार्ड वर स्टिल पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड फॉर प्रीफेरिंग एंड फीडिंग प्रोग्राम एंड डाटा टू द दीज कंप्यूटर। देखिए पंचड कार्ड मतलब जैसे आजकल के जो कंप्यूटर है इसके लिए हम कंप्यूटर सिस्टम को आदेश देने के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम जो कंप्यूटर को आदेश दिए जाते थे वो पंचड कार्ड द्वारा दिए जाते थे। तो ये इनपुट देने के लिए यूज़ किए जाते थे। मैं आपको पहले दिखा लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाता हूँ। देखिए ये है वो डिवाइस जो अभी आपने दो पढ़े हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए ये वैक्यूम ट्यूब जिस तरह की होती थी, तो ये जो सबसे ऊपर वाला कवर है इसको ये वाला इसको ग्लास एनवेल्फ कहते थे, मतलब ग्लास को वो कवर करता था। फिर सेकंड था प्लेट एनोड, फिर कैथोड रे, कैथोड ये, और ये ग्रिड, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो आपने देखा होगा जैसे आजकल के एलईडी बल्ब भी इस तरह से दिखाई देते हैं, तो सेम इस तरह का ये वैक्यूम ट्यूब्स हमें दिखाई देती थी। सेकंड देखिए ये है ट्रांजिस्टर। आप उस ज़माने में फीलिंग करके देखिए, कई बार आपने देखे होंगे। अगर तो 1980 से पहले अगर आपने कई डिवाइस देखी होगी तो इस तरह के जो वैक्यूम ट्यूब्स जैसे डेक होते थे या ट्रांजिस्टर वगैरह होते थे, तो उनमें ये इस तरह के डिवाइस लगे होते थे। 1980 के बाद के दशक में आपने देखा होगा तो ये ट्रांजिस्टर लगे होते थे। अगर कई बार अगर हम टेप रिकॉर्ड वगैरह या रेडियो सिस्टम वगैरह खुलवाते थे, उनमें इस तरह के ट्रांजिस्टर लगे होते थे। जो थर्ड जनरेशन है उसमें आ गया आईसी चिप, जो आज तक यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में अब अभी हम पढ़ेंगे। तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाने वाला कंपोनेंट है ये, जो कि आज तक इसका यूज़ किया जा रहा है एज ए हार्डवेयर में। तो अब हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। देखिए थर्ड जनरेशन में ये डिवाइस यूज हुआ था जिसको हम आईसी चिप बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप, और आज तक ये आईसी चिप का यूज़ किया जाता है। तो थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से लेकर 1975 तक के जो कंप्यूटर थे इसे थर्ड जनरेशन में रखा गया है। इन 1958 जैक क्लेयर किल्वी एंड रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कॉल्ड आईसीज। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि यार उसका आईसी उड़ गया हुआ है। तो जो भी जितनी भी जो टेक्निकल चीज़ें बनी होती हैं उनमें भी आईसी वगैरह लगे होते हैं। तो कई बार हम इंडक्शन वगैरह ख़राब हो जाए तो उसमें भी बोलते हैं कि यार आईसी डलना है। तो आईसी चिप का आज तक यूज़ किया जा रहा है। तो आईसी चिप जो टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें होती हैं उनमें लगे होते हैं। तो कंप्यूटर में भी ये आईसी चिप लगे होते हैं। IC are circuit consisting of several electronic components like transistor, resistors and capacitor grown in single chip of silicon, eliminating wired interconnections between components. The IC technology was also known zero technology because it made it possible to integrate larger number of circuit component into very small, less than 5 mm square surface of silicon known as chip. Initially, the integrated circuit contained only about 10 to 20 component. Sorry. This technology was named small scale
इंटीग्रेशन। देखिए जो थर्ड जनरेशन थी वो 1964 से लेकर 1975 तक, इस काल के जो कंप्यूटर थे उसमें आईसी चिप का यूज़ किया गया एज ए कंप्यूटर के हार्डवेयर में। जो कंप्यूटर बनाए जाते थे उस टाइम जो उसका मदरबोर्ड होता था उनमें ये आईसी चिप लगे होते थे। जो आईसी चिप थे वो कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, उससे भी छोटा चिप होता था। और अगर कई बार होता है कि हम अगर 5 ट्रांजिस्टर को लगा के काम करवा रहे थे तो एक आईसी लगाने से वो 5 ट्रांजिस्टर का काम एक आईसी के द्वारा ही किया जाने लगा, या 20 ट्रांजिस्टर का काम एक आईसी द्वारा किए जाने लगा। और जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेरते थे जो कंप्यूटर, वो स्पेस अब जो एक कमरे से लेकर एक डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उस तक आने लग पड़ा था। तो साइज़ में भी वो छोटे थे और हार्डवेयर जो था वो आईसी चिप लगे होते थे और उनकी जो प्रोसेसिंग होती थी डाटा कैलकुलेशंस की, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती थी कंपेयर टू ट्रांजिस्टर, कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर बिल्ट यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट characterize the third generation. Earlier ones used SSI technology and later used MSI technology. देखिए जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, SSI टेक्नोलॉजी एंड MSI टेक्नोलॉजी का मैं मतलब आपको समझा दूं। SSI का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं। SSI होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। देखिए SSI का मतलब हुआ कि ये जो थर्ड जनरेशन में ही जो चिप 1964 से लेकर 1975 में ही, जो अगर 1964 में जो आईसी चिप बनाई गई थी तो वो काफ़ी बड़ी होती थी। तो इसी में ही एडवांसमेंट हुआ 1964 से 1975 के बीच में। तो इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मतलब जो आईसी चिप काफ़ी ज़्यादा स्थान लेती थी उससे भी छोटे छोटे आईसी चिप बन के आने लगे और उसके नाम दिया गया है एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो चिप को भी एसएसआई और एमएसआई में इसमें कंपेयर करके बताया गया है कि 1964 से लेकर 1975 के बीच में जो कंप्यूटर थे तो उसमें जो आईसीज़, जो पहले आईसीज़ आए थे जो काफ़ी स्थान घेरते थे, अगर तो ट्रांजिस्टर से तो वो कम ही घेरते थे, पर उससे भी कम आईसी चिप बनाए जाने लगे जिसे हम सिंगल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन नाम दिए जाने लगे। तो इसमें यही बताया गया है। तो हाँ, थोड़ा सा इसका, ये तो हमने हार्डवेयर का पढ़ा कि उसमें जो हार्डवेयर था वो आईसी यूज़ हुआ, पर ऑन सॉफ्टवेयर फ्रंट तो सॉफ्टवेयर जो हम उसमें डालते थे कंप्यूटर में वो किस तरह के होते थे। ऑन सॉफ्टवेयर फ्रंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, unbundling of software, hardware and creation of an independent software industry happened during third generation। देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर डाले जाते हैं तो उस टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन चुके थे। टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं अगर 2-3 एप्लीकेशन हम कंकरेंटली रन कर रहे हैं तो अगर एक एप्लीकेशन को सीपीयू मिल गया है तो उसका टाइम एग्जीक्यूट होने के बाद वो नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट प्रोसेस को उसको एग्जीक्यूट करवा देता था। तो इसे टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। या एक प्रोसेस के अंदर
हमने 4-5 थ्रेड में प्रोग्राम को डिवाइड किया होता है, जो हमने लॉजिकल लगाए होते हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर जितने भी हमने टास्क करवाए होते हैं, तो वो टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उस समय ही ये टाइमिंग शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके थे। और ड्यूरिंग द जनरेशन, फोर्टन एंड कबोल वर द मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दीज डेज। थर्ड जनरेशन में ही फोर्टन एंड कोबोल दो ऐसी लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज, वो डेवलप हो चुकी थी थर्ड जनरेशन में ही। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो लैंग्वेज ह्यूमन भी समझ सके। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें मशीन्स लैंग्वेज के द्वारा इंस्ट्रक्शन कोड लिखे जाते थे कंप्यूटर के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल और टेडियस होते थे। तो थर्ड जनरेशन के अंदर अगर एक आम आदमी भी जिसको प्रोग्रामिंग अगर उसने सीखी है तो वो भी प्रोग्राम डेवलप कर सकता था। वो एज ए इंग्लिश की तरह होती है हाई लेवल लैंग्वेज, तो वो हमारे समझने के लिए होती है और कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर द्वारा उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो फोर्टन एंड कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज उस टाइम डेवलप हो चुकी थी। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट स्टैंडर्डाइज देन इन 1966 एंड 1968, और इन लैंग्वेजेस को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का दर्जा भी मिल चुका था, इनको एक स्टैंडर्ड का दर्जा भी मिल चुका था। फोर्टन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कबोल जो कमर्शियल्स एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज थी। तो 1966 एंड 1968 में इसे ANSI फोर्टन एंड ANSI कबोल का दर्जा मिल चुका था। एक स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज ये उस टाइम ही बन चुकी थी। द आइडिया वाज दैट ए लॉन्ग एज प्रोग्रामर फॉलो दी स्टैंडर्ड इन प्रोग्राम राइटिंग्स या प्रोग्राम। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन मिलने का मतलब ये होता है कि अगर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड कोड इनको मिल चुका है तो इंस्ट्रक्शन तो उसका एक स्टैंडर्ड बन जाता है जो ऑथेंटिकिटी में इन भाषा को यूज़ किया जाने लगा था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन पीरियड। नोटेबल अमंग दीज वर PL, पास्कल एंड बेसिक। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाने वाली ये लैंग्वेजेस थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज होती है, इन लैंग्वेजेस के अंदर हम साइंटिफिक कमर्शियल्स एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हम डेवलप करना चाहें तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए, करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलोज। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। दे वर मोर पावरफुल दैन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। दे वर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट द मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखिए, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे कंपेयर टू सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे गणनाएँ करने में, और 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो प्रोसेस देवर कैपेबल ऑफ वो कैपेबल थे परफॉर्मिंग अबाउट 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एक सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो कैपेबल थे। दे वर स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रिक्वायरिंग स्मॉलर स्पेस। देखिए, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे ये सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और इनके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दे कंज्यूम लेस पावर एंड डिसएपेटेड लेस हीट देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के, जो आईसी था, जो आईसी चिप लगी हुई थी कंप्यूटर में,
एक काफ़ी कम वोल्टेज मतलब पावर कंज्यूम करती थी कंपेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर से। द रूम्स एरिया इन विच थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर लोकेटेड स्टिल रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली एयर कंडीशन। तो द रूम्स एरिया इन विच थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर लोकेटेड स्टिल रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली एयर कंडीशन। देखिए आपने पहले सेकंड थर्ड में ये पढ़ा है। देखिए जो उस टाइम के कंप्यूटर होते थे, उस टाइम के कंप्यूटर के लिए जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते थे और उनके गर्म होने से जो था वो हार्डवेयर फेलियर हो जाता था। तो उस टाइम के कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए हम यूँ बोले तो एयर कंडीशन रूम बनाए जाते थे। तो ये एयर कंडीशन रूम का जो सफ़र है ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर तक चलता रहा है। दे वर मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर रिक्वायरिंग लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। जो ये जो कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे कंपेयर टू सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से इतने जल्दी ख़राब नहीं होते थे। तो और इसके लिए मतलब ये जल्दी ख़राब नहीं होते थे और बड़ी कम लॉर मतलब कम मेंटेनेंस कॉस्ट इनके लिए यूज़ की जाती थी। दे हैड फास्टर एंड लार्जर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इनके दे हैड फास्टर एंड लार्जर में प्राइमरी जो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो कंपेयर टू सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से वो काफ़ी लार्जर मतलब डाटा प्रोसेसिंग में डाटा प्रोसेस करते थे स्पीड में और ज़्यादा डाटा स्टोर करते थे। दे वर जनरल पर्पज़ मशीन सुटेबल फॉर बोथ साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। और देवर जनरल पर्पज़ ये जो देवर जनरल पर्पज़ मशीन सुटेबल फॉर बोथ साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। तो इस तरह की जो मशीन थी थर्ड जनरेशन के अंदर वो सूटेबल थी प्रोग्रामिंग के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशंस के यूज़ करने के लिए और कमर्शियल पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। देयर मैन्युफैक्चरिंग डिड नॉट रिक्वायर मैनुअल assembly of individual component into electronic circuit resulting in तो गाइस 1 मिनट होल्ड करेंगे। गाइस फोर्थ जनरेशन का जो स्टेप्स है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।